Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter gravitation और gravitation का आज ये लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर में बेटा हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। कोई टॉपिक नहीं है, न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे से। देखो इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स जितने पॉसिबल है 9-10 न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं 45 मिनट्स के अंदर में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जहां तक पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल्स जब आपके सामने आए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स लिख लिए हैं, ऑप्शंस नहीं दिए बेटा क्योंकि ऑप्शंस बनाने में फिर थोड़ा टाइम ज्यादा जाता था। ओके, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मेटल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 90 kg एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 सेंटीमीटर। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। F बराबर Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास कितना है बेटा 90 kg, तो 90 इंटू 90 और डिस्टेंस कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो मैं इसे चाहूं तो 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 इंटू 0.4 लिख रहा हूं। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूं, पॉइंट और पॉइंट हटाओ, 2 जीरो और बढ़ा लो यहां पे। ठीक है, अब 4 से कुछ कट सकता है क्या, देखो 4 से काटोगे तो वैसे ये 25 बार कटेगा। ठीक है, और कहीं कटने लायक स्थिति दिख रही है आपको? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक काम करो इसको मत काटो ऐसे, इसको 100 तक रहने दो। 4 चौका देखो, 4 चौका 16, 16 से काटोगे तो लगभग देखो ये कितने बार कटेगा, 4 बार, बराबर है भाई। 4 बार कैसे, तो मैं इस पॉइंट का भी एडजस्टमेंट कर रहा हूं इसके लिए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 0.4 आना चाहिए क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा, तो बस उतना ही मैंने किया है। अब इसको जरा कैलकुलेशन वाइज एडजस्ट कीजिए। देखो 1 2 3 4 जीरो हैं तो 4 जीरो यहां पर कम हो जाएंगी, तो एफ का आंसर आएगा देखो 0.4 इंटू 9 9 जा 81 इंटू 10 टू द पावर कितना हो रहा है, लगभग 1 2 3 4 माइनस का 7। ठीक है, अब यहां पर आप चाहें तो देखो ऐसा कर सकते हैं कि एक पॉइंट हटा के इसको ले लीजिए, तो 8 चौक 32, तो लगभग 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 न्यूटन, ऐसा कुछ आपके पास में फोर्स आ रहा है। ठीक है, अब ऑप्शंस में आपको क्लोज आंसर दिख जाएंगे, तो एक्चुअल में आंसर यदि सॉल्व करोगे तो 3.3 इंटू एक्चुअल आंसर दिया गया है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। ये समझ चुके होंगे, एक पॉइंट को एडजस्ट किया गया है, नथिंग एल्स, 3.3। ठीक है, श्योर, आराम से कर सकते थे, सिंपल सा सवाल था। ओके, आगे बढ़ो फटाफट। अगला सवाल देखो क्या है, 3 kg masses are kept at the vertices of an equilateral triangle each side of 25 centimeter. Find the resultant gravitational force on any one of the mass. तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के बाद में यहां पर मेरे पास में 5 kg है, यहां पर भी मेरे पास में 5 kg है, यहां पर भी मेरे पास में 5 kg है, और सबके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो किन्हीं भी दो मासेस के बीच में यदि मैं फोर्स निकालता हूं तो वो फोर्स लिखा जाएगा F बराबर Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से कितना आएगा बेटा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 5 kg, तो 5 इंटू 5 और डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करो। ठीक है, चलो करो कैलकुलेशन, क्या होगा 5 5 25 से तो ये कटेगा, और 10 टू द पावर -2 से काटोगे तो ये माइनस का कितना बचेगा 7 बचेगा। सो एफ का आंसर कितना आ रहा है 6.67 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, आगे देखो क्या कर सकता हूं मैं, यदि मैं आगे देखता हूं तो देखो 25 इंटू 25 करो कितना आएगा 625, मतलब 25 इंटू 26 करके देखो, अभी अप्रोक्सीमेटली इसके पास में आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स को और एडजस्ट करना है। किसको एडजस्ट करना है, 2 पॉइंट्स को और एडजस्ट कर लीजिए। तो 2 पॉइंट्स को एडजस्ट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना यह रहेगा पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ा लीजिए और 25 से इसको काट लीजिए लगभग 26 टाइम्स। ठीक है,
अब आपके पास में जो फोर्स की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 26 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ठीक है, इसे एफ मान लीजिए। इसे क्या मान लीजिए? एफ। अरे भाई कोई परेशानी है? बिल्कुल परेशानी नहीं है। चलो अब आगे देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ये आपका ट्राइंगल, ठीक है। अब इस पर यदि मैं फोर्स की बात करता हूं तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर में एफ और एक फोर्स लगेगा इधर में एफ, और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, बराबर। सो रिजल्टेंट कितना आएगा? तो रिजल्टेंट को आर यदि मैं मानता हूं तो ये आएगा एफ स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का 2f f cos 60, बराबर। और जब आपके पास में दो इक्वल वाले फोर्स होंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, √3 टाइम्स एफ आएगा। ठीक है, √3 टाइम्स एफ आएगा, और √3 टाइम्स एफ आएगा तो आप लिखोगे कितना? 1.732 इंटू 26 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। दैट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। सिंपल कैलकुलेशंस होती है बेटा, बस आपको थोड़ा सा ही ध्यान देने की जरूरत होती है। अब यदि देखोगे तो 26 1 जा 26 तो है ही, और 26 इंटू 7 करना है। अब देखो क्या होता है ना, कई बार हम लोगों को टेबल्स याद नहीं होती हैं, ये बात मैं जानता हूं, और हम लोग जो यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखो नीट के पेपर में भी आपको लगभग आंसर जो होते हैं काफी दूर दूर ही दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जानता है इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यदि करवाने हैं तो भैया आपको एग्जामिनर को ऑप्शन दूर दूर देने ही पड़ेंगे। ठीक है, या फिर एग्जामिनर क्या करते हैं कि जो सामने की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको सबको सेम दे देते हैं और पावर बदल देते हैं, तो बस आपका पावर का खेल बचता है। अब इसको यदि अप्रोक्सीमेटली देखता हूं तो देखो 26 2 जा 52 होता है। यदि ये 2 होता 1.732 की जगह तो मैं 52 लिख रहा होता, लेकिन ये 1.7 है तो लगभग लगभग देखो कितना आना चाहिए, 26 इंटू 7 करोगे 26 52, और 52 52 104 104 104 208, तो लगभग 20 और ऐड कर लीजिए, तो 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 46 के आसपास आएगा, 10⁻⁻9 न्यूटन। खत्म। ये रिजल्टेंट है, और ये जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, यहां पर रिजल्टेंट वाला एंगल 30 डिग्री आएगा। ये वेक्टर सॉल्व करने जैसा ही, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आया है। देखो क्या है, नीट में ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। फाइंड अ परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब किसी बॉडी को अर्थ की सरफेस में 16 किलोमीटर यदि मैं नीचे लेके जा रहा हूं तो आपको बताना है कि उसके वेट में डिक्रीमेंट कितना आएगा। यदि मैं यही क्वेश्चन नीट में पूछ रहा होता तो हो सकता है कि मैं डिक्रीज भी नहीं देता, सिर्फ बोलता था क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज जो भी आंसर आना है। तो लेकिन मैंने अब यहां पर आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि वेट डिक्रीज होने वाला है। अब आपको बताना है कितना परसेंट डिक्रीज होगा। मैंने माना लेट्स से एट सरफेस मेरा जो वेट है वो आएगा W, मैंने मान लिया, और W बराबर क्या होता है? mg, बराबर है। ओके, तो इस mg को मैंने वेट मान लिया, भाई यही होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप एट डेप्थ डी पर जा रहे हो तो इसे मैं मान लेता हूं W एट डेप्थ डी, तो ये आएगा mg एट डेप्थ डी। अब ये बात पता होनी चाहिए। अब सोचो GD क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डेप्थ डी। तो बेटा यहां से यदि मैं GD कैलकुलेट करता हूं तो GD आता है G1 माइनस का D बाई R। इज इट क्लियर टू यू? बोलो, कोई परेशानी इसमें? मुझे तो नहीं लगता है कोई परेशानी है। अरे कोई होगी क्या परेशानी? अच्छा, अब देखो इसमें बच्चा अटकेगा कहां पे। सवाल में क्या पूछा है? परसेंटेज डिक्रीज। क्या पूछा है? परसेंटेज डिक्रीज। तो आप सोचिए परसेंटेज डिक्रीज यदि मैं लिखता हूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए डेल्टा W अपॉन W इंटू 100, बराबर है। अब डेल्टा W का मतलब है M इंटू डेल्टा G अपॉन M इंटू G इंटू 100। बोलो सही है क्या? छोटी छोटी बातों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। डेल्टा W तो होगा डेल्टा W अपॉन W इंटू 100। भाई परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं उसी प्रकार से आपको यहां पर भी निकालना है। अरे यस और नो। हालांकि इसका डायरेक्ट मेथड था, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आपको डायरेक्ट मेथड याद ही नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे?
तो अटक जाओगे कि नहीं अटक जाओगे, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, इसका फॉर्मूला निकाल के दे दूंगा ताकि आप एग्जाम में यदि सवाल आता है तो डायरेक्टली करोगे। अब कैसे आएगा, तो सोचिए m से m तो आप काट चुके होंगे, अरे काट चुके हो कि नहीं काट चुके, बिल्कुल। तो बेटा इसमें m से m कटने के बाद डेल्टा जी, तो डेल्टा जी क्या आएगा, g माइनस का gd अपॉन g। अच्छा सर वैसे तो ये gd माइनस g होना चाहिए था ना, मैं बोला बिल्कुल सही बात है, आपका gd माइनस g होना चाहिए था, लेकिन मुझे मालूम है कि g की वैल्यू बड़ी है, तो मैं आंसर को नेगेटिव से बचाए रखने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। यदि आपको ऐसा पसंद नहीं आ रहा है तो आप gd माइनस g अपॉन g ही लिखिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में यही होगा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, लेकिन यहां पे सर आपने इनिशियल माइनस फाइनल कर लिया, तो सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक काम कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे रखिए, या फिर आप एक काम कर दीजिए, क्या कि भैया जीडी माइनस का जी अपॉन जी इंटू 100, ठीक है। अब जीडी की वैल्यू रखिए बेटा, कितना आएगा, जीडी की वैल्यू आएगी जी 1 माइनस का डी बाई आर माइनस का जी अपॉन जी इंटू 100, बोलो सही है क्या। ओके आगे आ जाओ, आगे आने पर क्या करना है, आगे सरक के मत आ जाना, मतलब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा जी माइनस का जी डी बाई आर माइनस का जी अपॉन जी इंटू 100, बोलो सही है, यस। ओके आगे आ जाओ, अब जी से जी देखो यहां पर कटेगा क्या, जी से जी कटेगा तो आपके पास में बचेगा माइनस जी इंटू डी बाई आर अपॉन जी इंटू 100, मतलब आंसर आएगा कितना, डी बाई आर इंटू 100, और माइनस के साथ में, किसके साथ में, माइनस के साथ में, इसको मत भूलना। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है। इज इट क्लियर, ओके चलो। तो सर फिर इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो देखो यहां पर जो है ना परसेंटेज डिक्रीज में लिख रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में ये परसेंटेज डिक्रीज को ना बताते हुए ये बताता है आपके परसेंटेज चेंज को, लेकिन ऑटोमेटिकली माइनस आ गया तो उस माइनस से मुझे पता लग गया है कि ये डिक्रीमेंट है, यदि माइनस नहीं आया होता तो इंक्रीज हो रहा होता। क्लियर है, ओके आगे आ जाओ। अब ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, क्या, डी बाई आर इंटू 100, तो वैल्यूज को पुट करो, डी कितना दिया है, 16 दिया है, ये आपका 6400 इंटू 100, ठीक है। कैलकुलेशन करिए, तो मैं आपको बोलूंगा 16 से काटोगे तो ये 4 बार आएगा, सही है, 1/4 इंटू 100, और ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गई, तो आपके पास में बच गया 1/4%, मतलब 0.25% डायरेक्ट आंसर। अब सोचो एग्जामिनर आपको जब देगा ना तो वो ऐसा ही डेटा देगा, 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 32 से क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 64, तो 0.5, 64 दे देगा तो 1%। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये सवाल सिंपल है, बस उसकी लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लग सकती है, ठीक है। हिंदी मीडियम सवाल को एक बार और सुन लीजिए, सवाल में बोला गया है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को धरती के नीचे सरफेस से 16 किलोमीटर लेकर जाते हैं तो उसके वेट में, मतलब उसके भार में कितने प्रतिशत की कमी होती है, यह सवाल है। पर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जामिनर हो सकता है कि आपको बोले कि व्हाट इज द चेंज, परिवर्तन, भार में कितना परिवर्तन है, तो 0.25% की कमी है, 0.25% का डिक्रीमेंट है। सवाल हमेशा ग्रेविटेशन के अंदर में क्या होता है, हमेशा डिक्रीमेंट होता है, चाहे सरफेस से ऊपर जाओ चाहे सरफेस के नीचे जाओ। इज इट क्लियर टू यू, क्या ये छोटा सा पॉइंट आपको आता था तो बजाओ ताली। ओके सर बजाओ नहीं, ठोको ताली होता है वो तो, चलो ठोको, कोई बात नहीं। ओके आगे बढ़ो, सवाल सुनिए। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड एट अ हाइट वेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोला गया है सवाल के अंदर में कि कोई एक सैटेलाइट धरती से किसी एक एच हाइट पर है, वहां पर उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, और जिस ऊंचाई पर है वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा समझ में आया, सवाल के अंदर में डेटा को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सवाल में सुनिए डेटा क्या दिया है,
एक तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है एट हाइट h पर, और वो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरा क्या दिया है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या क्रिटिकल वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाइट बता दीजिए। बोलो कैसे करोगे, सिंपल सवाल सिंपल आंसर कि भैया आपको पहले तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आना चाहिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या है फॉर्मूला बेटा, कैपिटल जीएम अपॉन स्मॉल आर, जिसे मैं लिखता हूं अंडर द रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। यस, अभी सीखा है थोड़ी देर पहले, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में सीख के आए हो ये सारे फॉर्मूले। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे। वीओ गिवन है, यस, आर हमें पता होता है, एच हमें निकालना है। अब जीएम का क्या करें, या तो सारी वैल्यूज को पुट करो। दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा तरीका में मैं क्या बोलूंगा कि इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, वी नॉट बराबर अंडर द रूट ऑफ जी एट हाइट एच आर प्लस का एच। ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है। ओ सर ये भी एक फॉर्मूला था, आपने बताया तो था लेकिन हम भूल गए, है ना। यस, मैं जानता था कुछ ऐसा ही आप बोलोगे। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहां से, देखो यहां से आपको और ज्यादा डेटा दिया है, वी नॉट है, जी एच है, आर पता है और एच निकालना है। यहां पर आपकी कैलकुलेशंस बढ़ेंगी लेकिन यहां पर कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी। तो मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जहां पर मेरी कैलकुलेशंस कम होंगी। तो ठीक है, मैं यहीं पे कर लेता हूं। अब क्या करूं, इसका स्क्वायर कर लेता हूं। तो ये आएगा बेटा वी नॉट का स्क्वायर बराबर जी एट हाइट एच आर प्लस का एच। बोलो सही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। कैसे करूं भाई, वी नॉट की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, इतना जरूर ध्यान रखना। इसका 8 मीटर पर सेकेंड है, वैल्यूज को पुट करते हैं तो 10 किलोमीटर है, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर बराबर 8, और 6400 किलोमीटर है, तो 3 जीरो और लगा लीजिए और प्लस का एच। इज इट क्लियर टू यू। आपने बोला सही है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब इसको देखिए कितना आएगा, 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो, और 4 जीरो का स्क्वायर करोगे तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखने की कोशिश करते हैं। नहीं तो आप 1 2 3 4 जीरो और बढ़ा लीजिए और ये आएगा 864 के पीछे 5 जीरो और प्लस का एच। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। वैसे देखा जाए यहां पर यदि आप ऐसा करते हो तो 8 से डिवाइड करने का स्कोप बढ़ेगा। 8 एकम 8, 2 बचेगा 0, 8 दूना 16, यहां तक खत्म, 4 जीरो 58 40, ठीक है, यहां तक खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 जीरो बच रही हैं, 1 2 3 4 5 जीरो बच रही हैं, 64 के पीछे भी 5 जीरो लग रही हैं, प्लस का एच। चलो सॉल्व करो, एच का आंसर कितना आएगा, 125 में से गए 64, 64 गए तो कितने, 36, 36 और 25, 36 और 5 41, 51, 61, 61 के पीछे 1 2 1 2 3 जीरो, और ये आंसर है मीटर में। ये वाला जो आंसर है वो किस में है, मीटर में है। इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, किलोमीटर में। बोलो कितना आएगा, 6100 किलोमीटर। भाई 3 जीरो को हटाते ही किलोमीटर बन जाएगा, तो बचा कितना, 6100। क्या सवाल कैलकुलेशन वाइज आसान था, यस। क्या लैंग्वेज वाइज डिफिकल्ट था, मे बी यस मे बी नो। भाई देखो कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के लिए यदि इजी है तो कोई जरूरी नहीं है कि वही सवाल किसी दूसरे विद्यार्थी के लिए भी इजी हो, लेकिन हमें अपना पूरा बेस्टम बेस्ट देना है, बिना डरे बिना रुके चलते जाना है, ठीक है। सो आंसर इज 6100 किलोमीटर, दैट्स इट। सवाल समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4 था। मैं कोशिश करूंगा देखो लगभग 10 क्वेश्चन कराने की। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल देखिए क्या है, द मास ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 100 किलोग्राम, व्हाट विल बी द इट्स मास एट हाइट ऑफ 1000 मीटर। ठीक है, किसी का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास धरती की सरफेस पर कितना है, 100 किलोग्राम है,
तो उसका मास 1000 मीटर की हाइट पर कितना होगा। तो देखो कई लोग क्या करेंगे, पहले तो आप आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए। मैं जानता हूं बहुत लोग गलती करेंगे, आप स्क्रीन को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कतई नहीं करेंगे। यस, यही होता है, यही होता है जिसे आपको रोकना है। ठीक है, मैं आंसर बता दूं इसका, आंसर इज 100 kg। सर ऐसे कैसे कर दिया, हमने तो निकाला था कि 1-2h/r कर रहे थे हम तो g इंटू ये g डैश बराबर, फिर हमने इसमें m से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वाला डेटा 100 आ गया। 1-2h/r किया, फिर सर हमारे पास में देखिए कितना आंसर आ रहा है, 100 माइनस 100 इंटू 2 इंटू 100 मीटर है मतलब 1 किलोमीटर, और नीचे r है 6400। सर देखिए हमारा आंसर कैसे आ रहा है, हमने आंसर को ऐसे ही निकाला है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और 2 इससे काटोगे तो ये आएगा 1/32, और 1/32 का मतलब 0.3। तो सर हमारा आंसर तो 99.67 kg आ रहा है। भाई ये गलत है, ये पूरा गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, व्हाट इज द रीजन? भैया मास इज इंडिपेंडेंट, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भैया वो कहां रखा है। मास विल ऑलवेज रिमेन सेम, मास विल ऑलवेज रिमेन सेम। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक थी और कुछ नहीं था इसके अंदर में। 10 सेकंड का भी सवाल नहीं था, जिसकी बुद्धि सजग थी, जिसकी बुद्धि चल रही थी, जिसके दिमाग के दरवाजे खुले हुए थे, ताजी हवा जिसको मिल रही थी, उसके लिए आसान। अब देखो सेम सवाल है, लेकिन इस बार देखो मैंने क्या किया है, वेट पूछा है। एक्चुअली सवाल यही पूछना था मेरे को, लेकिन मैं चलते चलते देख रहा था कि आप में से कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग जाग रहे हैं। तो जो लोग जाग रहे थे उन्होंने उसका आंसर 100 kg निकाला था, और जो सो रहे थे उन्होंने क्या किया होगा। अच्छा, तो अब इस सवाल का आंसर निकालो। अब देखो अभी भी कई लोग इस सवाल का आंसर 99.67 निकाल लेंगे, जो कि गलत आएगा। मतलब सर भाई सिंपल सी बात है, देखो यहां पर वेट पूछा है तो W बराबर mg, ठीक है। तो बेटा एट सरफेस, W एट सरफेस कितना आएगा, 100 kg इंटू 9.8। जब कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग 9.8 के हिसाब से चलते हैं, तो वेट एट सरफेस कितना आएगा, 98 न्यूटन आएगा। पहले ही कम हो गया है, तो आपने 99.6 यदि लिख रहे हो तो वो पहले ही क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? अच्छा सर ऐसा है क्या, यस। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगली बार अब आपका सवाल सही हो जाएगा। W डैश बराबर W 1-2h/r। सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, अरे भैया मैंने ऐसे लिखा है, G डैश बराबर G 1-2h/r था या नहीं था आपके पास में, यस। मैंने क्या कर लिया, मैंने इधर में भी m लगा दिया और इधर में भी m लगा दिया। इससे क्या हुआ सर जी, इससे देखिए ये हुआ, ये आपका W डैश बन गया, और ये वाला जो है ये आपका W बन गया, बस बाकी तो सेम है। अब देखो क्या आएगा, W डैश बराबर W कितना है 98, 1-2 इंटू H कितना है 1000 मीटर है बेटा, ठीक है। तो H को मैं किलोमीटर में लिखूंगा तो 1 आएगा, और बेटा ये 6400 आएगा। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बताइए गलती क्या है। सर गलती ये है सर, वो 1000 मीटर में है तो हम तो हमेशा मीटर में सॉल्व करते हैं ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यदि मैं इसको 1000 मीटर लिखता हूं तो इसको भी मीटर में लिखना पड़ेगा, तो इसकी 3 जीरो भी तो बढ़ेंगी, तो ये 3 जीरो कटती हैं, इसलिए हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको परेशानी लगती है तो आप हमेशा मीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। देखो ये क्या है ना, प्रैक्टिस से आती हैं ये चीजें। जो सवालों की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको लगेगा हाँ ये तो ऐसे कर सकते हैं, हाँ ये तो ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा आप इन्हीं में कंफ्यूज रहोगे। जहां कट सकते हैं और सेम पावर हैं तो ही आपको यूज करना चाहिए। अदरवाइज आप, यदि आपको भरोसा नहीं है अपने आप पर, तो आप बेटा मीटर में ही लिख के कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है तो अब क्या करोगे, काटा पीटी, 3 जीरो तो पहले उड़ाओ,
फिर 2 से काटो तो ये आएगा 32 और ये पीछे 2 जीरो। सो डब्ल्यू डैश बराबर 98 इंटू 3200 में से गए कितने, एक, 31, 100 डिवाइडेड बाई 3200, 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कटेगा, तो आपके पास में जो आंसर आ रहा होगा वो 98 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 32 ही आ रहा होगा। अब इसके बाद में इसमें कैलकुलेशन का खेल बचता है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो 32 से 31 को डिवाइड कीजिए तो 0.9 टाइम समथिंग जाएगा, फिर 9 9 जा 81 वगैरह सॉल्व करके फिर आपके पास में जो भी आंसर आना है वो आ जाएगा। कर लोगे क्या? अब मैंने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ी है आपके लिए। सर वहीं तो हम मात खा जाते हैं, हमारी कैलकुलेशन में ही गाड़ी अटकती है। चलो एक काम करता हूं, मैं करवा लेता हूं। अरे सवाल के लिए जगह नहीं है क्या? इतना, ओ माय गॉड, इस सवाल के लिए जगह छोड़ना भूल गए क्या? चलो कोई बात नहीं, वाह पूरा ही उड़ गया। चलो ठीक है ना, हमें आंसर चीजें तो मालूम थी ना। 98 इंटू 31 अपॉन 32, या फिर एक काम करता हूं, रुको, इसमें प्लस करने का ऑप्शन नहीं है क्या? अब सही है क्या? हाँ सही है। चलो तो कितना आएगा बेटा, 98 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 32। देखो 32 से, देखो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, बट देखो जब पास पास के नंबर होते हैं तो वो ज्यादा सुटेबल रहता है। ठीक है, कैसे? 32 से इसको डिवाइड करता हूं मैं तो 31, 32 1 जा 32 और इसको करता हूं तो कितना बार जाएगा, 32 3 जा 96, 3 पॉइंट भाई 3.6, 2 और 0 पॉइंट लग के 0 भाग नहीं जाएगा, एक बार 0 और बढ़ा लीजिए तो ये 200 हो जाएगा, तिछिंग 18, तो 3.06 इंटू 31, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा तो 6, क्या कर रहा हूं मैं, 3.06 इंटू 31 कितना आएगा, 681 94.86 न्यूटन। लो भाई बहुत क्लोज आंसर मैंने यहां पर आपको निकाल के दे दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं मैं अभी। लो भाई अगला सवाल आप लोग वैसे तो पहले देख चुके थे लेकिन फिर भी करिए अभी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d reduces to 25% from the value at the surface. Calculate the value of d. Calculate the value of d. क्या है, किस बेसिस पर ये सवाल है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो d गहराई पर जाने पर 25% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, रिड्यूसेस टू लिखा है। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी ये रिड्यूस और इंक्रीज वाले सवाल आते हैं उसमें टू और बाई पर फोकस करना चाहिए। इस सवाल में क्या बोला है कि 25% रह जाती है, ना कि 25% से कम हो रही है। क्या हो रही है, इट इज रिड्यूसिंग टू 25%। बहुत कंफ्यूजन होता है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी। तो भैया देखो जी डी बराबर आपका फॉर्मूला है जी 1 माइनस का डी बाई आर। फॉर्मूला पता है तो कहानी में कुछ बचता ही नहीं है। जीडी कितना है, 25% रिड्यूस हो गई मतलब जी बाई 4 बच गया, 25% का मतलब यही होता है बेटा 1 माइनस का डी बाई आर। सॉल्व करिए, जी से जी कटेगा, 1/4 बराबर 1 माइनस डी बाई आर। लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लीजिए इसको, तो क्या होगा, डी बाई आर उधर जाएगा और 1/4 इधर आएगा, 1 माइनस का 1/4। ठीक है, सो डी बाई आर बराबर यहां पर 3/4 हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए क्या कर सकता हूं मैं, d विल बी इक्वल्स टू 3r/4। या तो ऐसा आंसर हो सकता है या फिर आपको पूरा करना पड़ सकता है, मतलब 3 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई 4। सो बेटा आंसर है 4 से काटोगे 16 चौक 64 48, 4800 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सबका आंसर आ रहा है? खत्म। कितना, ये तो कैलकुलेशन में इतना कर रहा हूं, हर बच्चे को आ जाए इसके लिए, अदरवाइज चुटकियों में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो अगले सवाल पे।
क्या है सवाल, देखिए, at certain height above the earth surface the gravitational acceleration is 4% of its value at surface of the earth, then this height is, क्या है सवाल में कि किसी एक हाइट पर आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 4% है, कितनी है बेटा, 4% ऑफ द करंट वैल्यू, देन व्हाट विल बी द हाइट। अब इस सवाल में ध्यान रखना क्या होता है ना, कई बार है ना स्टूडेंट इतने जोश में होते हैं कि वो लगाते हैं क्या, जी एच बराबर जी 1 - 2h अपॉन आर लगा लेते हैं, ठीक है, ये नहीं लगाना है, मैं पहले से ही बता रहा हूं क्यों नहीं लगाना है सर, क्या प्रॉब्लम है भैया, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4% रह रही है, मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, क्योंकि तो स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि यार 4% मतलब छोटा वैल्यू है, भैया 4% छोटी वैल्यू नहीं है, आप इसको सोचिए कि कितनी हाइट ऊपर जा रहे हो कि 4% ही बची है, मतलब बहुत ज्यादा हद तक कम हो चुकी है। हाँ, यदि ऐसे बोला जाता कि लाइक 1% से डिक्रीज हो रही है या 4% से डिक्रीज हो रही है तो मैं उस हिसाब से कर सकता था, लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना है, तो अब आप क्या करोगे, ओरिजिनल वाला फॉर्मूला आपको यहां पर मदद करेगा। और व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्मूला, वो सर कहां हमें याद है, अरे ये फॉर्मूला याद है या नहीं है सर, ये फॉर्मूला ही तो याद नहीं है, यही तो गाड़ी अटक रही है हमारी, नहीं तो फिर तो हम तो कर ही लेते थे, है ना। या मैं जानता था ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सारी चीजें चल रही होती हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट, तो हम इसको करने का तरीका समझिए। परसेंटेज में जब सवाल होते हैं ना, कई बार है ना डिफिकल्ट लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से G इज 100, तो बेटा जी एच जो आएगा ना वो आएगा 4। ये परसेंटेज के सवाल आपने जूनियर क्लासेस में किए होंगे। अदरवाइज जी एच इज वॉट, 4% ऑफ जी, मतलब 4/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और जी, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लीजिए। बोलो कौन से करूं, ये नॉर्मल तरीका है और ये हमारा जूनियर क्लासेस में आपको टीचर्स ने सिखाया होगा। किसी वस्तु की कीमत इतनी कम हो जाए तो कैसे करते हैं, तो पहले 100 मान लेते हैं, ऐसे करते नहीं करते हैं, तो वो वाला तरीका, तो जैसा आपको उचित लगे। तो भैया मैं ऐसे करूं तो मैं लिखूंगा 4G/100 बराबर GR² अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके H की वैल्यू निकालनी है, और जिन्होंने सोचा होगा कि सर हम इससे करेंगे तो वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 4 बराबर 100 R² अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, ऐसे किया होगा। दोनों में से कोई से भी कर लो, इससे ज्यादा परिवर्तन तो नहीं आएगा। अब देखो परिवर्तन के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, देखो G से तो G यहां पर भी कट रहा है, तो 4/100 बराबर R² अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर बच रहा है, और यहां पर देखो इस 100 को यदि मैं यहां ले आऊं तो ये दोनों चीजें सेम हो गई कि नहीं हो गई, वही चल रहा है, बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से बचेगा बेटा 4/100 बराबर R² अपॉन R प्लस H द होल स्क्वायर, सही है। अब क्या करूं सर जी, अगला स्टेप, टेक द स्क्वायर रूट। डेटा हमेशा ऐसा ही मिलेगा ताकि आप सॉल्व करें उसे, भाई सवाल दिए किस लिए जाते ताकि सॉल्व हो। तो ये क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा 2/10 बराबर R अपॉन R प्लस H, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2R प्लस का 2H बराबर का 10R। इट इंप्लाइज 2H बराबर, देखो 10R में से 2R गए तो बेटा बचेगा 8R, सो H बराबर आएगा 4R, और योर आंसर विल बी कैसे, 4 × 6 400 बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ रहा है आपके पास में H बराबर 64 128 256 25,600 किलोमीटर। अब कई बार है ना, अब इसमें सवाल में क्या करता है, मैंने तो यहां पर क्लियरली सिंपल सा सवाल पूछा है, दिस हाइट, उसमें पूछ लेता है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो जब डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ लिख दिया तो उसका मतलब वो सेंटर से ही बात कर रहा होगा, यस। तो ये सवालों की लैंग्वेज का ही खेल होता है, ज्यादा और कुछ परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी और उसके सवाल नहीं आए क्या, हाँ ये रहा, क्रिटिकल वेलोसिटी का सवाल आ गया। देखो सवाल क्या है,
फाइंड द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सर ये सवाल कैसे कर रहे हैं, ये तो आपने हमें सिखाया ही नहीं है। माय गॉड, अब मैं क्या करूं, ये तो मैंने सिखाया ही नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है ना? कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा? बेटा अब मैं क्या करूंगा? समझदार हो, चलो करो फटाफट। सर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। अरे रे रे रे, फॉर्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी तो सर आपने सिखाई नहीं है। अरे लेकिन किंतु परंतु मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी तो सिखाई है ना, और उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अंडर द रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर। यस और नो? सर लग तो रहा है सही सही सा हो ही जाएगा, मतलब बस तो काम खत्म। अब क्या करूं? वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करूं। अब देखो, अब यहां पर कई बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। वो लिखते हैं अंडर रूट जी आर के हिसाब से, मतलब वो लोग ए वाले फॉर्मूले को लगा लेते हैं, सर वी नॉट बराबर अंडर द रूट ऑफ आर जी। लेकिन ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब आपका सैटेलाइट धरती के पास में हो। तो सर पास में तो है, 9 mm तो है, पर ध्यान दीजिए बेटा, इसमें पहला एम बड़ा है और दूसरा एम छोटा है। तो पहला एम बड़ा है मतलब वो है मेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर याद करो। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो फिर सॉल्व करना ही क्या था, फिर तो उसका आंसर भी आपको याद था। अरे याद था या नहीं था? 7.92 किलोमीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब नहीं आएगा आंसर, अब कुछ और आएगा। कैसे आएगा? तो भैया सर जी देखो, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg। सर ये तो डेटा हमें याद ही नहीं था, तो अब मैं बोलूंगा क्या, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, कहानी खत्म। अब क्या करें? कैंसलेशन करो। देखो 10 टू द पावर -11 को यदि काटना मैं चाहता हूं तो कैसे काटूंगा? -11 करोगे तो कितना बचेगा? 11 24, तो ये बच गए बेटा 13। 6 से काटोगे तो कितने बचेंगे? 7। सही है क्या? यस। तो अब आपके पास में बच रहा है अंडर रूट के अंदर में 6.67 इंटू 6 से भी करके देख लो 2, और ये 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2, ये आएगा 3, और बेटा अंडर रूट के अंदर में 10 टू द पावर 7 है। और आगे बढ़ो, थोड़ा सा कैलकुलेशन। 3 से यदि मैं काटता हूं तो बेटा 2.22 हो जाएगा लगभग लगभग। सही है, और 2 से यदि मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास आ रहा है 4.44 इंटू 10 टू द पावर 7। सही है। अब क्या किया जा सकता है, जरा ध्यान से देखिए, एक जीरो को इसके अंदर एडजस्ट कर लीजिए, तो बेटा ये आएगा अंडर द रूट ऑफ 44.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब नाउ टेक द रूट, नाउ टेक द रूट। सर रूट कैसे लें? अरे 6 6 36, 7 7 49, तो इसका मतलब कितना आएगा? 6.36, मतलब कितना बच गया? 8 8 और 12, 0 12 5 7 बर्चिंग 72। 6.67 इंटू 10 टू द पावर 3, 6.67 या 6.66 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। किस में आंसर आएगा? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अरे श्योर है ना? 6.67 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकंड। सर ये आपने वो 80 और 12 क्या लिखा है? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हाउ टू टेक स्क्वायर रूट। मैंने क्या किया? 44 को कंसीडर किया, इसका नियरेस्ट पॉसिबल क्या था? 6। ठीक है, 6 बराबर है, ओके। तो 6 6 36, बचे कितने? 8 8 के पीछे 0 लगाई, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 डिवाइड किया, 6.66 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। खत्म। ऐसे कैसे हो गया? हाँ भाई, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 बोलो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10? What is the binding energy of the satellite of mass this moving in a circular orbit close to the surface of earth? Close to the surface of earth, close to the surface of earth, धरती के पास में यदि घूम रहा है तो आपको क्या बतानी है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का पहले तो फॉर्मूला याद कर लो।
फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं आएगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। सो लाओ लेट स्टार्ट। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी तो GMM अपॉन आर और एक GMM अपॉन 2R दो दो वाली होती हैं। अब इसमें परेशानी सर हमारे सामने एक ही है कि हम लोग इसमें से लगाएं कौन सी वाली। अरे भाई यही परेशानी है ना, है या नहीं है? है तो सही सर। तो एक काम करें, अब चीजों को रिकॉल कीजिए। देखो बाइंडिंग एनर्जी में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक जब आपकी ऑब्जेक्ट धरती के सरफेस पर थी और एट रेस्ट थी, और एक बताई थी कौन सी वाली, जब आपके पास में सैटेलाइट घूम रहा है। तो यदि सैटेलाइट घूम रहा है तो आपके पास में आंसर आता है GM स्मॉल m अपॉन 2 स्मॉल r। सही है। अब स्मॉल r का मतलब क्या हो जाएगा सर जी? स्मॉल r का मतलब हो जाएगा आपके पास में 2 कैपिटल R प्लस H। कैपिटल R प्लस H। यस और नो? अरे बोलो सही है ना? हाँ। अब क्या करें सर जी? अब बोला है कि वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज है तो आप R प्लस H को अप्रोक्सीमेटली R मान लेंगे। तो भैया जी आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी यहां पर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 कैपिटल R। अब क्या करूं? अब देखो एक तरीका तो यह है कि आप पूरी वैल्यूज को पुट करें, लेकिन सिंस आप वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ हैं तो आप कैपिटल GM को G स्मॉल g R स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका फायदा आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो लिख के देखो, आप लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी बराबर GR स्क्वायर इंटू स्मॉल m अपॉन 2R। बोलो सही है। कैंसलेशन करो, एक R से एक R कैंसल हो जाएगा। तो अब आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा mgr अपॉन 2। नाउ सॉल्व इट। m कितना था बेटा? मास 1500 kg। तो बेटा आपका आंसर आएगा 1500 kg इंटू जी है 9.8, रेडियस है 6400 किलोमीटर, अपॉन में है 2। बोलो कहां किसको डिवाइड किया जाए और सॉल्व किया जाए ताकि मेरे को आंसर मिल जाए। तो पहले तो जीरोस को हटा लीजिए। 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। 7 जीरोस विल बी देयर एंड ये बच रहा है 15 इंटू 9.8। एक काम करूं क्या, 10 मान लो कि इसको 10 मान लो तो 8 जीरो हो जाएंगी। देखो मैं रफली कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं बस आपको रियल में आपको ही कैलकुलेट करने। 2 से काटोगे ये आएगा 32, 15 दूना 30, जीरो हासिल 3, 45, 46, 48, 480 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब मैं कह सकता हूं लगभग 48 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल। दैट इज माई आंसर। नाउ यू नीड टू चेक इट आउट। कहीं कोई ऐसा तो कई गलती तो नहीं करके आए। 3 और 2 5 6 7 और इसको 10 मानने पर 8 जीरो मेरे पास हो रही हैं। 15 ये है, 64 ये है, सही है। और 2 से काटा 32 और 15, तो 15 320 और 160 480, 480 10 टू द पावर 8, जीरो हटा के 10 टू द पावर 9। तो 48 इंटू 10 टू द पावर 9 मेरे पास में आंसर आ रहा है। बाकी आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये क्यों कर पा रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मैं वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस हूं। यस और नो? श्योर हैं? नाउ एक सवाल और होगा जिसमें मैंने सारी एनर्जी पूछी है। हाँ अच्छा 11वें नंबर पे चला गया क्या? कोई बात नहीं, 11 हैं, 10 सोचा था, 11 कर लेते हैं, एक सवाल बोनस मान लीजिए। द फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg orbiting the earth at a height of 1600 किलोमीटर above the earth surface. Also calculate potential energy, total energy, binding energy, सब कुछ। So basically देखो इस सवाल के अंदर में क्या है ना, आप कोई भी एक चीज कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं काइनेटिक एनर्जी, तो कई लोग काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे हाफ mv²। ऐसे मत लगा देना बेटा। कहां से लगा दोगे? मास गिवन है, चलो स्पीड कहां गिवन है सर, वो तो हम निकाल लेंगे, फिर तो बात ही क्या है, फिर तो वैसे ही हो जाएगा। तो अब आपको यहां पर फॉर्मूला लगाना है। क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला?
ये आता है GMM अपॉन 2R+H। सर आपने डायरेक्ट लिख दिया? हाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस बार। चलो ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी आ रही है, सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व और करना पड़ेगा, चलो करते हैं, कुछ नहीं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास इसका है 200 kg, 26400 प्लस का 1600 किलोमीटर है बेटा, इसलिए मीटर में बदलने के लिए 3 जीरो और लगाई हैं। सर ये डायरेक्ट कहां से लगा दी बेटा? 6400 के साथ में भी 3 जीरो आएंगे और 1600 के साथ में भी आएंगे, तो उनको मैंने डायरेक्टली लास्ट में डाल दिया है। तो अब देखो इससे काइनेटिक एनर्जी जो बन रही होगी वो बनेगी 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन, एक काम कर लेता हूं मैं, 2 को काट ही लेता हूं, ये 2 से ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। 6400 और 16, 16 64 और 70 80, 8000 और बेटा ये हैं 3 जीरो, और ऊपर में देखिए कितनी जीरो बन रही है, 10⁻, 24 और 2 26, 26 में से गए 11, 26 में से 11 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 15। बोलो कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अब चाहे मैं मेरे मन में कैलकुलेशंस करूं या फिर आप अपने मन में करो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब जीरोज कटेंगी तो 3 और 3 6 जीरो कटेंगी, तो ये बेटा बचेगा 10⁻9। अब देखो 6 और 8 मतलब ये हो गया 3/4, और 3/4 को मैं लिख सकता हूं 0.75, कितना लिख सकता हूं? 0.75। तो अब आप देखिए मेरे पास में क्या बच रहा है, 0.75 इंटू 6.67 और 10⁻9। ध्यान से देखिए 0.75 इंटू 6.67 इंटू 10⁻9 जूल, दैट्स माई आंसर, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 75 की टेबल आती है क्या आपको? नहीं आती होगी, जाहिर सी बात है। तो सब इतनी सब टेबल कब याद करेंगे? जब आपको समय मिले। तो मेरे पास तरीका क्या है? देखो मेरे पास तरीके दो हैं। कैसे तरीके दो हैं सर? एक तो मैं इसको 3/4 मानते हुए करूं, मतलब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। अब कई लोग बोलेंगे सर ऐसे गोल 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 क्यों घुमा रहे हैं? तो उसका रीजन समझिए, मैं इसको 10⁻7 इंटू 10⁻2 कर लेता हूं। इससे फायदा क्या हो जाएगा? 4 से ये कटेगा 25 बार, फिर से कहानी वही आ जाएगी। सॉरी, ये वाला स्टेप नहीं करना चाहिए था, मेरे को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान रहेगा। तो 75, देखो 75 का यदि आप टेबल लोगे ना, इंटू 2 करने पर 150, इंटू 4 करने पर 300 बराबर है, तो इंटू 6 करने पर 450 आता है, बराबर है। सो लगभग 450 में और कितना ऐड कर लो, 45, तो 495 इंटू 10⁻9। लेकिन अब पॉइंट्स को एडजस्ट कीजिए, कितना आएगा बेटा? ये 1 2 3 4 4, कुछ कम नहीं आ रहा है, 4.95, 4.95 इंटू 10⁻9 जूल, दैट्स माई आंसर। तो मैं इसे लगभग मान लेता हूं 5 इंटू 10⁻9 जूल। ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देख लीजिए एक बार काइनेटिक एनर्जी, एक बार और लिख रहा हूं मैं, 5 इंटू 10⁻9 जूल, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आएगी बताओ फटाफट से। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो भैया सीधा सीधा मैं बताऊं, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब आंसर आएगा -10 इंटू 10⁻, सॉरी -5 इंटू 10⁻9 जूल इज द टोटल एनर्जी। बोलो सबका आया? फिर अगला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपके पास में -10 इंटू 10⁻9 जूल। ये एक आंसर आ गया। और क्या पूछा है? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है जो टोटल एनर्जी आती है उसका मॉड होती है, या मैं बोलूं टोटल एनर्जी का मॉड या नेगेटिव टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। मतलब आपके पास में जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी उसका आंसर भी आएगा 5 इंटू 10⁻9
जूल। मतलब एक ही सवाल के लिए कैलकुलेशन करनी है, बाकी सब में कैलकुलेशन नहीं करनी है। बाकी तो आपको प्लस माइनस और 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करके सोचना भर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? देखो मैंने यहां पर रफ कैलकुलेशन करी है, क्योंकि मैं आपको जो सवाल एग्जामिनर देगा ना, वो ऐसा डेटा देगा ताकि वो कटे। और एक आधा सवाल देगा तो बेटा एक बात समझ लीजिए, एग्जामिनर चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ये सवाल इजी होते हैं, बस इसमें कैलकुलेशंस का खेल होता है। अब ये कैलकुलेशन का खेल आपका तभी सुधरेगा जब आप जी इंटू एम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अपने पास याद रख लेंगे, तो बहुत सारे सवालों में आपको वो काम आ सकती है। अब चाहे इसके लिए आप कैलसी की मदद लेके निकाल के रख लें, या जैसा भी आपको उचित लगे। जी इंटू एम किसके लिए? अर्थ के लिए खासकर मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि डेटा यदि एग्जामिनर को देना है तो मोस्टली अर्थ के लिए ही करवाएगा। तो ये मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप करना चाहें ना करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी इंटू एम 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24, इस डेटा को मल्टीप्लाई करके याद रख लें। क्यों? देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा ना तो आप जानते हो ना मैं जानता हूं। कहानी ये है कि ना तुम जानो ना हम, लेकिन यदि आ गया तो आप, यदि आपको ये आंसर याद है तो आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और एक और काम कर लेना, जो ये जीएम निकालो उसके बाद में अंडर द रूट ऑफ जीएम का भी आंसर थोड़ा सा याद रख लेना। देखो मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूं, बाकी करना न करना, मानना न मानना आपका काम है। क्योंकि यदि सवाल आया तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं और ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? ओके, सो बेटा आज के अपने इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात फिर से करेंगे। अब आज मैं अब देखो कुछ रिपीट तो करवा नहीं सकता क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी आप पूरा थियरी पढ़ चुके हो, और लेक्चर नंबर 5 में उसी की क्या है, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, श्योर हैं? सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।